बात आजादी से पहले की है। रेलवे स्टेशन का पहले दर्जे का वेटिंग रूम। सर मोहनलाल ने सामने लगे आईने में अपने आप को निहारा। उन्हें पूरा यकीन था कि आईना हिंदुस्तान में ही बना हुआ होगा, क्योंकि उसके पिछले हिस्से का लाल ऑक्साइड जगह जगह से उखड़ा हुआ था, जिसके फलस्वरूप वह कई लंबी लंबी लकीरों में पारदर्शी बना हुआ था। उस बदरंग आईने पर संरक्षक की सी दया दृष्टि डालते हुए सर मोहनलाल बड़बड़ाए, तुम भी इस मुल्क की तमाम दूसरी चीजों की तरह किसी काम के नहीं हो, गंदे, निठल्ले और लापरवाह। आईने ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन साहब आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल दुरुस्त लग रहे हैं, प्रतिष्ठित और रौब दाब वाले। इतना ही नहीं, आप खूबसूरत भी लग रहे हैं। ये करीने से छठी आपकी मूछें, लंदन की सेविल रो में सिला आपका यह शानदार सूट, कोट के काज में टका कॉर्नेशन का गुलाबी फूल, आपके शरीर से निकलती यूडिकोलॉन, टेल्कम पाउडर और सुगंधित साबुन की मिली जुली भीनी भीनी गंध, कुल मिलाकर आप बहुत जच रहे हैं, बिल्कुल टिप टॉप। सर मोहनलाल का सीना गर्व से फैल गया। अपनी विदेशी बेलियल नेकटाई को ठीक करते हुए उन्होंने कई बार शीशे में अपना मुआयना किया, आश्वस्त होकर आईने को अलविदा की और अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। ट्रेन आने में अभी वक्त था। वे सोच रहे थे कि एक बैग आसानी से लिया जा सकता है। कोई है? वेटिंग रूम के जालीदार दरवाजों में से सफेद वर्दी पहने एक बैरर तुरंत हाजिर हुआ। एक छोटा बैरर को आदेश देकर सरलाल पीने की तैयारी में जुट गए। करीब ही बेंत की एक लंबी चौड़ी कुर्सी पर पसर कर पीते पीते वे ख्यालों की दुनिया में खोने लगे। उनका सामान असबाब प्रतीक्षालय की बाहरी दीवार के साथ सटाकर रख दिया गया था। लक्ष्मी यानी लेडी मोहनलाल सामान के बीचों बीच स्टील के एक स्लेटी बक्से पर बैठी पान चबाते चबाते अपने आप को अखबार से पंखा कर रही थी। लक्ष्मी देखने में नाटी और जरा भारी भरकम थी। उम्र होगी यही कोई 45-46 के आसपास। उसने लाल पाड़ की मैली सी सफेद साड़ी पहन रखी थी। कलाइयां सोने की चूड़ियों से लदी थीं और नाक के एक तरफ हीरे की लौंग चमक रही थी। वह बैरर से बतियाने में मशगूल थी। तभी सरलाल ने बैरर को भीतर बुला लिया। बैरर के भीतर जाने की देर थी कि लक्ष्मी ने बगल से गुजरते हुए कुली को आवाज देकर रोका। भैया सुनो जरा, बताना तो जनाना डिब्बा कहाँ लगेगा? अपनी पगड़ी को सिर पर सराहते हुए कुली ने स्टील का डब्बा उठाकर सिर पर रख लिया और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगा, जहां पर आकर जनाना डिब्बा लगने वाला था। अपने पीतल के टिफिन कैरियर को उठाकर लेडी लाल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में अपने पानदान को भरने के लिए वह थोड़ा रुकी और फिर से कुली के साथ जा मिली। कुली ने बक्सा उतार कर नीचे रखा। लक्ष्मी फिर उस पर आसीन हो गई और कुली के साथ गपशप करने लगी। इन लाइनों पर क्या ट्रेनों में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है? अरे बीबी जी, भीड़ भाड़ तो सगरी ट्रेनों में होत है, मगर आपको जनाना डिब्बा में जगह जरूर मिल जाई। तब तो हमको खाए पिए के झंझट से अबहिन निपट जाना चाहिए। लेडी लाल ने पीतल का टिफिन कैरियर खोला और गुड़ी मुड़ी रोटियां निकालकर हाथ में ले ली। आम के अचार की कुछ फांके भी निकाल ली और खाने में जुट गई। उसके सामने कूल्हों के बल बैठा कुली नीचे बिछी बजरी को उंगलियों से कुरेदता ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। बीबी जी, अकेला ही सफर कर रही हो का? अरे नहीं भैया, हमारे साथ हमारे मालिक पति भी हैं, वेटिंग रूम में बैठे हैं। वो बहुत बड़े आदमी हैं, वजीर हैं, वजीर, बैरिस्टर भी हैं। वो तो सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही सफर करते हैं,
उनकी तो ट्रेनों में बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों से भेंट होती रहती है। हमारा क्या, हम तो मूड गवई जनाना है, इसलिए भैया हम तो अपना इहे जनाना इंटर क्लास में ठीक रहत हैं। लक्ष्मी कुली के साथ बड़ी बेतकल्लुफी से बतियाने लगी। गपशप करने का उसे शौक भी था, और होता भी क्यों ना, घर में बातें करने को और था ही कौन। उसके मालिक के पास उसके लिए वक्त ही कहाँ था। लक्ष्मी घर की ऊपरी मंजिल पर रहती थी और पति रहते थे निचले तल्ले पर। जैसी अनपढ़ गंवार वह खुद थी, वैसे ही उसके रिश्तेदार भी थे। सर मोहनलाल को कभी उनका अपने घर आना जाना नहीं जचा, इसलिए रिश्तेदार कभी लक्ष्मी से मिलने आते भी नहीं थे। हुआ तो कभी वे खुद ही रात गए ऊपर पहुंच जाते, वह भी चंद मिनटों के लिए। अपनी इंग्लिशतानी हिंदी में वो उसको हुक्म देते, वह चुपचाप आज्ञाकारिणी की तरह हुक्म बजा देती। मकसद पूरा होते ही वे अपने कमरे में लौट जाते। दुर्भाग्य तो यह था कि इन रात्रिकालीन क्षणिक मुलाकातों का कोई नतीजा भी न निकला था। बांझ की बांझ ही रह गई थी ये मुलाकातें भी। सिग्नल गिर चुका था और ट्रेन के पहुंचने की सूचना देती घंटी बजने लगी थी। लेडी लाल ने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया। अचार की गुठली को चाटते चाटते वह उठ खड़ी हुई और हाथ मुंह धोने को सार्वजनिक नल की ओर चल पड़ी। चलते चलते उसने एक लंबा डकार छोड़ा। हाथ मुंह धोकर साड़ी के छोर से पोंछते हुए वह फिर से अपने स्टील के ट्रंक पर बैठ गई। डकारते डकारते वह मन ही मन पेट भर खाना नसीब होने के बदले ईश्वर को धन्यवाद देती जा रही थी। गाड़ी धुआं उड़ाती हुई आ पहुंची। गाड़ी के आखिरी छोर पर गार्ड की वैन से जुड़ा जनाना डिब्बा ठीक लक्ष्मी के सामने आकर लगा। डिब्बा लगभग खाली नजर आ रहा था। बाकी की सारी ट्रेन ठसाठस भरी हुई थी। अपना भारी भरकम शरीर संभालती लक्ष्मी किसी तरह डिब्बे के अंदर दाखिल हो गई और खिड़की के पास वाली सीट पर पसर कर बैठ गई। साड़ी के पल्लू में बंधी गांठ से दुवन्नी निकालकर उसने कुली को थमाई और उसे विदा किया। पानदान खोलकर उसने पत्तों पर चूना, कत्था, कटी हुई सुपारी और इलायची डालकर अपने लिए पान के 2 बीड़े तैयार किए। पान ठूसने से उसके दोनों गाल इस कदर फूल गए जैसे दोनों तरफ 2 रसगुल्ले रखे हों। फिर ठुड्डी को हथेली पर टिकाकर वह आराम से प्लेटफॉर्म पर आती जाती भीड़ का नजारा देखने में जुट गई। लेकिन ट्रेन के आगमन से सर मोहनलाल को किसी भी प्रकार की उत्तेजना नहीं हुई। वे उसी तरह निर्लिप्त भाव से स्कॉच की चुस्कियां लेते हुए आत्मचिंतन में खोए बैठे रहे। उन्होंने बैरर को आदेश दिया कि उनका सामान पहले दर्जे के डिब्बे में लगवाकर उन्हें खबर कर दी जाए। उत्तेजना, हड़बड़ी, जल्दबाजी, यह सब निम्न कोटि के रहन सहन की निशानियां हैं, जबकि सरलाल का पालन पोषण बड़े संभ्रांत ढंग से हुआ था। इसलिए वे सभी काम करीने से नियम पूर्वक करने के आदी थे। उन्होंने जीवन के 5 वर्ष विदेश में बिताए थे। इन 5 सालों में उन्होंने वहां की ऊंची सोसाइटी के तौर तरीकों और आचार व्यवहार को अच्छी तरह आत्मसात कर लिया था। वे शायद ही कभी हिंदुस्तानी में बात करते, अगर कभी करते भी तो लहजा अंग्रेजी का ही होता, ठीक जैसे अंग्रेज बोला करते थे, यानी कि कुछ एक हिंदी के शब्द और वे भी अंग्रेजी उच्चारण के साथ। लेकिन उन्हें अपनी अंग्रेजी पर नाज था। होता भी क्यों नहीं, आखिर ऑक्सफोर्ड जैसी ऊंची शिक्षा संस्था में वह उनकी अंग्रेजी परिमार्जित और परिष्कृत हुई थी। बातचीत करने का उन्हें शौक था। एक सुसंस्कृत अंग्रेज की भांति वे लगभग हर एक विषय पर फर्राटे के साथ बोल सकते थे। विषय चाहे राजनीति हो, किताबें हो अथवा कोई व्यक्ति विशेष। लोग अक्सर तारीफ करते थे कि वे बिल्कुल अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलते हैं। यह सुनकर वे फूले ना समाते। सर मोहनलाल को फिक्र हुई कि कहीं उन्हें अकेले ही सफर न करना पड़े।
फिर ख्याल आया कि यह तो सैनिक छावनी थी, कोई ना कोई अंग्रेज अफसर तो रेलगाड़ी में जरूर ही मिल जाएगा। उन्हें तसल्ली हुई कि चलो, सफर में कुछ ना कुछ बातचीत तो होती रहेगी। उन्हें पूरा यकीन था कि बातचीत के दौरान वे अपने सहयात्रियों को प्रभावित कर लेंगे। बातचीत के मामले में वे अन्य हिंदुस्तानियों से बिल्कुल भिन्न थे। वे अंग्रेजों से बात शुरू करने की बेताबी कभी नहीं दिखाते थे, ना तो वे कभी उनके साथ जोर जोर से बोलते थे। बातचीत के दौरान दूसरों पर अपना मत थोपने की चेष्टा में लड़ने झगड़ने पर भी कभी उतारू न होते। वे हमेशा तटस्थ होकर वास्तविकता के धरातल पर ही अविचल भाव से बातचीत करते थे। वे जब भी ट्रेन में सफर करते, खिड़की के पास वाले कोने में बैठ टाइम्स की प्रति निकाल क्रॉसवर्ड पजल पढ़ने लगते, या फिर अखबार को इस तरह मोड़ते कि देखने वाले को पता लग जाए कि वह टाइम्स अखबार है। दरअसल टाइम्स के कारण लोग उनकी तरफ आकर्षित भी होते थे। उसे पढ़कर समाप्त करने का उपक्रम कर वे जब भी टाइम्स को तहाकर वापस रखते तो कोई ना कोई उसे पढ़ने के लिए अवश्य मांग लेता। सफर के दौरान वे एक और काम करते, हमेशा अपनी बेलियन नेकटाई ही पहनते। कोई ना कोई अंग्रेज सहयात्री तो देखेगा ही, और फिर शुरू हो जाएगा बातों का सिलसिला, जो पहुंचेगा ऑक्सफोर्ड कॉलेज में बिताए सुनहरे दिनों की यादों तक। कितने ही मसले मिल जाएंगे बातचीत करने को, ऑक्सफोर्ड कॉलेज के मास्टरों, डीनों, शिक्षक और ट्यूटरों से लेकर बोट रेसों और रगर मैचों तक। अगर कभी टाइम्स और नेकटाई दोनों ही लोगों को आकर्षित करने में असमर्थ रहते तो सर मोहन लाल बैरर को अंग्रेजी अंदाज में आवाज लगाते, कोई है, और उसे अपने सामान में से स्कॉच की बोतल निकालने का आदेश देते। विस्की को देख कोई भी अंग्रेज उनकी ओर आकर्षित हुए बगैर न रह पाता। इतना ही नहीं, वे अपने सोने के खूबसूरत सिगरेट केस में भरे अंग्रेजी सिगरेट भी पेश करने में कतराते नहीं। उनके अंग्रेज सहयात्री हैरान होकर सोचते, हिंदुस्तान में अंग्रेजी सिगरेट भला इन्हें कहां से मिले। कोई हिम्मत करके विनम्रता पूर्वक पूछते कि क्या वे एक सिगरेट ले सकते हैं। उन्हें कोई एतराज तो नहीं। सर लाल को भला क्या एतराज होता, वे आत्मगौरव से भरकर मुस्कुराकर इजाजत दे देते। यह सब करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि उन्हें अंग्रेजों के साथ अपने प्यारे इंग्लैंड के बारे में बातें करने का मौका मिल सके। हाय, वे 5 साल कितने प्यारे थे, जिनसे जुड़ी थी अनगिनत यादें। स्लेटी बैगों और गाउनों की, स्पोर्ट्स ब्लेजरों और कोट पतलूनों की, इंस ऑफ कोर्ट में किए गए भोजनों की और पिकाडिली की वैश्याओं के साथ बिताई रातों की। इंग्लैंड में बिताए वे 5 साल हिंदुस्तान के गंदे भद्दे लोगों में बिताए तमाम 45 सालों से कहीं ज्यादा कीमती थे। आखिर इन 45 सालों में याद करने लायक था ही क्या? सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए किए गए कितने ही कलुषित प्रयास, अथवा अपने मकान की ऊपरी मंजिल पर स्थूल काय, अनपढ़ गंवार, कच्चे प्याज और पसीने की गंध से बसाती लक्ष्मी से हुई रात्रिकालीन मुलाकातें और संभोग के वे चंद क्षण। बैरर ने सूचना दी कि उनका सामान इंजन के बराबर वाले पहले दर्जे के कूपे में रखा जा चुका था। सर लाल की तंद्रा टूटी। वे सधी हुई चाल से चलते हुए अपने कूपे तक पहुंचे। डिब्बे को खाली देख कुछ परेशान हुए। एक लंबे निश्वास के साथ एक कोने में बैठकर बार बार पढ़ी टाइम्स की प्रति को वे फिर से निकाल ले बैठे। उन्होंने खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। देखा कि 2 अंग्रेज फौजी डिब्बे में झांक झांक कर खाली सीटें ढूंढ रहे थे। उनके चेहरे पर अकस्मात ही खुशी की एक लहर दौड़ गई। फौजियों ने पीठ पर अपने हैवरसैक झोले लटकाए हुए थे और वे लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। वे फौजी निश्चय ही सेकंड क्लास में सफर करने वाले मुसाफिर हैं, सर लाल समझ गए थे। फिर भी उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वे उन्हें अपने पास जगह दे देंगे
और गार्ड को कहकर उन्हें अपने डिब्बे में बैठने की इजाजत भी दिला देंगे। उन दोनों में से एक सैनिक ने उस आखिरी डिब्बे की खिड़की में झांक कर देखा। उसने कंपार्टमेंट में चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि सीटें खाली पड़ी थीं। उसने अपने साथी को आवाज लगाई, हे बिल, कम हियर, यहाँ आओ, यहाँ। उसका साथी भी आ पहुंचा। भीतर झांकते हुए उसकी नजर सर लाल पर पड़ी। इस हबशी को बाहर निकालो, वह धीरे से अपने साथी से फुसफुसाया। डिब्बे का दरवाजा खोल वे दोनों भीतर दाखिल हो गए और सर लाल को बाहर निकलने को कहने लगे। सर मोहनलाल स्तब्ध से हो गए। मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए वे उन्हें समझाने लगे कि उनकी सीट रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड? बिल जोर से चिल्लाया। जानता रिजर्व, हम आर्मी फौज। अपनी खाकी कमीज दिखाते हुए वह उन्हें धमकाने लगा। एकदम जाओ, गेट आउट। सर मोहनलाल ने अपने ऑक्सफोर्डी लहजे में उनका विरोध करने की कोशिश की। आई से श्योरली माई सीट इज रिजर्व्ड। हमारा सीट रिजर्व्ड है। फौजी कुछ देर तो भौचक्के से हुए देखते रहे। उन्हें लगा कि इस आदमी की बोली तो बिल्कुल अंग्रेजों से मिलती है, लेकिन उस वक्त उन दोनों फौजियों को होश ही कहाँ था। दोनों ने खूब जमकर पी रखी थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। इंजन ने सीटी भी मार दी थी और गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था। उन्होंने आव देखा न ताव सर मोहनलाल का सूटकेस उठाया और प्लेटफॉर्म पर पटक दिया। उसके बाद थर्मस, फ्लास्क, दूसरा सूटकेस, बिस्तर बंद और उनका टाइम्स अखबार, सबका वही हश्र हुआ। सभी प्लेटफॉर्म पर एक के ऊपर एक जा पड़े। सर लाल गुस्से में थरथराने लगे। यह क्या बेवकूफी है? मैं तुम दोनों को अंदर न करा दूं तो कहना, गार्ड गार्ड। जिम और बिल को झटका लगा। यह तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह बोलता है, लेकिन कहाँ वे गंवार सैनिक और कहाँ किंग्स कॉलेज की अंग्रेजी। जिम ने सर लाल के मुंह पर एक करारा थप्पड़ मारा और कहा, कीप योर रेडी माउथ शट, बकवास बंद करो। इंजन ने एक और सीटी मारी और ट्रेन ने गति पकड़नी शुरू कर दी। फौजियों ने सर मोहनलाल को बांह पकड़कर खींचा और ट्रेन के बाहर उछाल दिया। पीछे की ओर लुढ़कते हुए वे अपने बिस्तर बंद से टकराकर सूटकेस के ऊपर धड़ाम से गिरे। उन्हें इतना सदमा लगा कि उनकी बोलती बंद हो गई और उनके पैर जैसे जमीन से ही चिपक गए। तेजी से गुजरती हुई ट्रेन की प्रकाशित खिड़कियों को वे एकटक घूरने लगे। गाड़ी का आखिरी डिब्बा अब उनके सामने से होकर गुजर रहा था। उसमें लाल बत्ती जल रही थी और खुले दरवाजे में गार्ड हाथ में झंडी थामे खड़ा था। गार्ड के बगल वाले दूसरे दर्जे के जनाने डिब्बे में उनकी गोरी मोटी लक्ष्मी मजे में बैठी थी। उसके नाक की हीरे की लौंग स्टेशन की बत्तियों की जगमगाहट में और भी चमक रही थी। अपने फूले हुए मुंह में वह देर से पान की पीक जमा करती जा रही थी ताकि गाड़ी के स्टेशन पार करते ही थूक दे। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के प्रकाशित हिस्से को पार कर अंधेरे में खड़े सर लाल के पास से गुजरी, जनाने डिब्बे की खिड़की से पान की पीक की लाल रंग की पिचकारी ही छूट पड़ी।